देखो जी, चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारी चारों तरफ के पदार्थ, इसे हिंदी में बोलते हैं ना, हमारे चारों तरफ के पदार्थ होते हैं। तो देखो मैटर क्या होता है जी, यहाँ समझेंगे। देखो मैटर क्या होता है, हमने यार बताओ मैटर क्या होते हैं। देखो कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई भी चीज़ हो, देखो सब्सटेंस मतलब जानते हो चीज़ होता है, चीज़ कोई भी चीज़ हो, उसे इंग्लिश में सब्सटेंस बोलते हैं। कि ऐसी कोई चीज़ जिसके पास कुछ मास हो या फिर जो कुछ स्थान घेरता हो, यानी कि द सब्सटेंस, ऐसा कोई सब्सटेंस हो, कोई सब्सटेंस हो, वो क्या ऑक्युपाई करता है। ऑक्युपाई मतलब क्या होता है? घेरना होता है ना, जगह घेरना होता। ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। अच्छा एक बात बताओ, जब मास होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक होगा कि नहीं होगा? कंफर्म है। कोई चीज़ होगी अगर उसका मास है तो वॉल्यूम है, अगर मास नहीं है तो वॉल्यूम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, अगर थोड़ा सा और डीप में जाओ तो अगर हम देखें 2D फिगर की बात करें, जैसे कि मान लो एक खूब एकदम पतला ऐसे पेज है, तो हम पेज को कौन सा फिगर बोलते हैं? 2D फिगर ना। तो 2D फिगर का क्या हम वॉल्यूम निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर देखा रहा तो भाई हमने बोला था ना कि वो एक्चुअल में क्या 3D फिगर है कि नहीं है? पेज भी हमारा क्या 3D फिगर है, लेकिन उसको जनरली 2D फिगर कहा जाता है, क्योंकि उस लेंथ के कंपेरिजन, लेंथ और ब्रीथ के कंपेरिजन में उसकी हाइट क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर पेज है तो उस पेज का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे ही बुक देख लो, आखिर बुक का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते जी, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस कुछ ज़्यादा ही है, इसी वजह से। तो कहने का मतलब कि जहाँ अगर मास होगा वहाँ क्या होगा? वॉल्यूम तो कन्फर्म होगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करता है? कुछ स्थान को घेरता हो, उसके पास मास हो और उसके पास वॉल्यूम हो, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? उन सभी चीज़ को हम मैटर बोलेंगे। अब एग्जाम्पल तो भरपूर है हमारे चारों तरफ। देखो चारों तरफ बताओ मैटर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कुछ भी, अपने अगल बगल कुछ भी देख रहे हो, सब के सब मैटर है कि नहीं है? यानी कि अगर मैटर की एक और जनरलाइज अगर हम डेफिनेशन की बात करें और करके अगर हम लिख दें, देखो ऐसी कोई भी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम उसको देख रहे हैं इसका मतलब वो क्या है? वो मैटर है। हम देख रहे हैं क्या वो अगर हम कोई चीज़ को देख रहे हैं उसको हम टेस्ट कर पा रहे हैं, मतलब अगर वो खाने लायक है तो ऐसा नहीं कि हम टेस्ट सब चीज़ को टेस्ट करेंगे, मतलब देख सकते हैं, उसको खा सकते हैं, मतलब जहाँ तक कि हम टेस्ट कर सकते हैं, और या फिर उसको हम फील कर सकते हैं। फील मतलब अपनी बॉडी को टच करके हाँ देख सकते हैं ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। ये समझ पा रहे हो तीनों चीज़? हम उसको देख भी सकते हैं, यानी कि मैटर वो ऐसी सब्सटेंस होते हैं कि जिनको हम देख सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम जनरली मैटर बोलते हैं। अब बताओ कितने एग्जाम्पल है हमारे आसपास? भाई इनफाइनाइट एग्जाम्पल है ना। जो भी चीज़ तुम्हारे आसपास है सब के सब क्या है? सब के सब मैटर है। लेकिन कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोलो। चेयर, फैन, बुक, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें सब तो हैं जी। पेन, मार्कर, ये सब के सब क्या है? ऐसे चलो स्टैंड हो गया, कुछ भी ऐसे लिखो, सब के सब क्या है जी? ETC लिखा रहता, मतलब एटसेट्रा, एटसेट्रा, ऐसे सभी चीज़ें क्या होंगी? मैटर हो गए ना। और मैटर जान तो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? बोलो मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ? याद है कुछ? हाँ मतलब मैटर देखा रहा तो मैटर एकदम टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं ना। मैटर क्या होता है? मैटर अपने भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा अगर छोटे छोटे पार्टिकल का ये मतलब है कि अगर मान लो एक ऐसे तुमने ब्रेक ले लिया, ईंट ले लिया, अगर उसको ज़्यादा देखोगे तो एक एक आखिर पार्टिकल से तो मिलकर बना हुआ है। सोचो ईंट कैसे बनता? ईंट बनता मिट्टी से ना, गीली मिट्टी से बनता है। और गीली मिट्टी कैसे बनती है? सूखी मिट्टी से। और सूखी मिट्टी कैसे बनी? बहुत ज़्यादा धूल के पार्टिकल होते हैं, उन सबको मिला मिला करके तब तो बनता है ना मिट्टी। तो कुल मिला जुला करके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाते रहते हैं, तब जाके एक मैटर बन पाते हैं ना। यानी कि क्या होता है? कम्बिनेशन। अगर मैटर की बात करें तो मैटर क्या होता है? हम कह सकते हैं ना, कम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही बात है क्या?
देखो कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल, यानी कि मैटर क्या, मैटर एक ऐसा कॉम्बिनेशन, मैटर एक टीनी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, अनंत देखो अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक ढेर है, उसी को तो मैटर बोलते हैं। हमने एग्जांपल याद हो तो हमने एक एग्जांपल दिया था ना, बोलो एग्जांपल हमने दिया था कि 1 ड्रॉप रेन वाटर, याद नहीं है दी, 1 ड्रॉप रेन वाटर इक्वल टू कितना, 1 ड्रॉप रेन वाटर इक्वल टू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कर सकते हो, यानी H2O एक मॉलिक्यूल्स है, उस एक H2O का एक, जैसे कि हाँ एक बूंद पानी में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अगर एक बूंद वर्षा हो रही है तो उस एक बूंद वर्षा में इतने H2O कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10 के पावर 21 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं H2O के। ये समझ पा रहे हो ना ये? अब देखो, अब मैटर की कहानी शुरू होती है हमारे एकदम प्राचीन सभ्यता से ना, मतलब पुराने समय में जब हमारे भारतीय दार्शनिक थे, तो जो पहले के जो इंडियन फिलोसफर थे, यानी कि उनको हम क्या कह सकते हैं, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, मतलब जो हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, उन मतलब वो किस पर विश्वास करते थे, वो गीता पर विश्वास कर, मतलब एक्चुअली करना भी चाहिए, वो गीता पर विश्वास करते थे, मतलब उन चीज़ों के उन सब के पास ज़्यादा, भाई पुराने ज़माने में कहाँ कोई टेक्नोलॉजी थी, उतना ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी विकसित थोड़ी थी, तो वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, देख करके, कुछ सोच करके, इमेजिन करके चीज़ों को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो उन्होंने पढ़ा था कि जो हमारी, उन्होंने कविता ना एक वहाँ से कविता निकाला था, कविता क्या थी, ऐसा ना कि छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, उनका एक कथन था। वो सब कहते थे, जो हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, उनका कहना था कि जो देखो यहाँ शरीरा का मतलब समझते हो किससे, यहाँ शरीर का मतलब मैटर से है। भाई आखिर हमारी बॉडी एक मैटर है कि नहीं है, बिल्कुल हमारी बॉडी एक मैटर, क्योंकि हम एक स्थान घेरते कि नहीं घेरते, भाई किसी जगह जाएंगे तो एक कहीं ना कहीं तो जितना हमारा वालूम उतना वालूम तो हम कवर करेंगे ना, तो एक तरह से हम स्थान घेरते हैं, तो भाई जब स्थान घेरते हो तो हम भी क्या है, एक मैटर है, लेकिन जितने भी तुम लोग सबके सब क्या हो, मैटर हो। तो मैटर यहाँ जो शरीर लिखा गया ना, शरीर का मतलब यहाँ मैटर से, यानी कि जो उनके कहने का मतलब था कि जो मैटर है वो छित जल पावक गगन समीरा इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। इसका मतलब जानते हो, छित मतलब क्या होता है, छित मतलब छित, अभी सबको लिख लेते हैं, छित जल और पावक और गगन और एक होती है समीरा, ये सब हिंदी के परिभाषी हैं, याद रख लो। छित मतलब क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब किससे है यहाँ पे, हाँ मिट्टी से है, सॉइल से। जल मतलब पानी, ब्रिटिश लैंग्वेज क्या है इसका, अंग्रेजी भाषा वाटर। और पावक मतलब अग्नि, आइए से जैसे फायर। और गगन मतलब आकाश, आकाश मतलब स्काई। और समीर मतलब हवा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एयर। हमारे भारतीय दार्शनिकों का कहना था कि जो हमारी जो मैटर है वो मैटर इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, पानी, पावक, आकाश। पावक मतलब अग्नि होता है ना जी, हम पावक को पावक लिख लें। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, हवा, इन सब 5 चीज़ों से मिलकर क्या हुआ, हमारा मैटर बना हुआ। ये उसका कोई लॉजिक नहीं था, ना कोई लॉजिक था, ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, कुछ नहीं था, बस ऐसे उन्होंने पढ़ा था लॉजिक सोच करके, हाँ सच में हम हमारे आसपास चारों तरफ यही तो चीज़ें हैं भाई। अच्छा इनके अलावा और कुछ कौन चीज़ें हैं हमारे पास बताओ, एकदम जानो कि सुनसान जगह पे तुम चले जाओ, एकदम खूब एकदम रेगिस्तान में चले जाओ, अगल बगल कुछ न दिखाई दे, तो तुम्हें क्या दिखाई दे सकता है भाई, पृथ्वी दिखाई देगी, पानी मिल सकता है, अग्नि मिल सकती है, आकाश, हवा, और क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं है।
तो उनके कहने का मतलब है कि बस इन्हीं यही सब चीजें हैं, तो यही सब चीजें से मिल करके हमारा जो एक मैटर बना हुआ। अच्छा एक तरह से सोचो तो मैटर को बनाने के लिए इतनी चीजें जरूरत होती नहीं होती है भाई, पृथ्वी जरूरी है, पानी है, अग्नि है, आकाश है, हवा, बस। तो मतलब उनको जो चीजें सब दिखाई देती थी उन्हीं से कह दिए कि भाई जो मैटर है वो इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे खोज शुरू हुआ तब जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, जो इस समय के फिलोसफर हैं, मॉडर्न फिलोसफर। अच्छा देखो इस फिलोसफर को ही ना इस समय साइंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो फिलोसफर, अच्छा फिलोसफर मतलब जानते हो दार्शनिक होता है। दार्शनिक मतलब जो चीज़ों को एक्सप्लेन, मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करे, सोच समझ कर अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उनको बताएं लोगों को, ये उनको फिलोसफर बोलते हैं। लेकिन आजकल के यही फिलोसफर क्या है? साइंटिस्ट हैं। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं कि ना कि आराम से कहीं जाना है, सोचना है कि आकाश क्या है, वो क्या है, सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है ना। तो इसी वजह से मतलब इस समय जो फिलोसफर है उनको साइंटिस्ट बोला जाता है। तो ही मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न फिलोसफर के हिसाब से जो मैटर है, इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, मैटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। मैटर की प्रॉपर्टी की बेस पर ही उन्होंने मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये कहते हैं ना कि तुम बाहर से कुछ और हो लेकिन अंदर से कुछ और हो, ऐसा होता है ना। बोलो सीरियस को देख लो, देखने में सीधा साधा लगता है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना, खुरापाती आइडिया। तो बाहर से यानी कि जो बाहरी चीज है उसका वो क्या है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और आंतरिक चीज क्या है? वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो जनरली होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम देखते हैं, जनरली देख पाते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम जनरली देख नहीं पाते हैं। मतलब कुछ देख लेते हैं लेकिन जनरली हम देखते नहीं उसको कि वो फिनोमेना कैसे हो रहा है। हमने बोला था ना कि अगर ऐसे पानी है, पानी में अगर हमें चीनी घोल रहे हैं तो चीनी कैसे घुल रहा है हमें दिखाई देगा नहीं, बस इतना दिखाई देगा कि हाँ धीरे धीरे चीनी गायब हो रहा है, चीनी गायब हो रहा है, चीनी गायब हो रहा है, वो चीजें समझ रहे हो ना। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जो बाहरी चीजें दिखाई देती है, मतलब ऐसे जनरली चीजें हैं कि जो हमें नॉर्मली दिखाई देती है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देती है। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी में भी उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी को भी सॉलिड में, सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तो मेन है इसकी पार्ट। लेकिन अभी जल्दी खोदा गया है, लगभग 2000 के बाद ही खोदा गया, 2000 ईस्वी के बाद ही, मतलब 20वीं सदी के बाद ही खोजा गया प्लाज्मा। ये होता है प्लाज्मा, बिल्कुल, और एक है BEC, ये चीज है। और केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन है? एलिमेंट, और एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड, और कंपाउंड से मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड से मिलकर के मिक्सचर बनता है, जिससे तो हम इस देखो हम इस चैप्टर में ना, हम इस मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इसके आगे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, जस्ट इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ रहे हो? वो इनमें आता, इनमें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बोला ना कि जो जिसको हम जनरली देख लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो बिल्कुल कभी देखे ही नहीं है, वैसे एक्सप्लेन, मतलब एक तरह से वो कल्पना वाली चीज़ें, अभी उसको कोई देखा नहीं, तो वो इसमें आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। वो सब चीज़ें कि एलिमेंट कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये समझ गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये 5 चीज़ आएंगे और केमिकल प्रॉपर्टी में ये 3 चीज़ आएंगे। फिर हम इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इसे इरेज किया रहा है, एक रफ में नोट करो, रफ में यहाँ देखो। बताओ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, और उन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा एंड BEC। तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हाँ, मतलब सॉलिड के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कह लो। और उसके बाद सॉलिड के बाद क्या आएगा? लिक्विड, लिक्विड के बाद क्या आएगा? गैस। सीरियस जानते हो गैस कौन सा है ना? जो तुम सोच रहे हो वो वाला गैस नहीं है, जो हम बताने जा रहे हैं वो वाला गैस।
वो हम सोच रहे हैं, लेकिन श्रेयस नहीं सोच रहा है। चलो देखो जी, सॉलिड के बारे में, सॉलिड के बारे में क्या कहना चाहोगे, बोलो। ऐसा कोई मैटर, ऐसा मैटर जिसका क्या फिक्स हो, क्या न फिक्स हो। स्पेस, शेप होता है जी, स्पेस क्या होता है, जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, दोनों फिक्स्ड होती है। हाँ, जब तक कि अनटिल, मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। हाँ, अभी प्रॉपर्टी बताएंगे, आप सब्र करिए। तो बस इतना, मतलब सॉलिड का देखा जाए तो मेन डिफिनेशन क्या है कि एक ऐसा मैटर, एक ऐसा मैटर जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों फिक्स होने चाहिए। और कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। भाई फोर्स लगा करके तो हम किसी चीज को बदल लेंगे ना, भाई फोर्स लगा करके, गन बढ़ा करके तो किसी को भी कुछ भी कहवा लेंगे ना, तो वो चीजें फोर्सली तो कुछ भी हम करवा सकते हैं, लेकिन विदाउट फोर्स जो चीजें हैं वो ऐसी ही रहेंगी। तो सॉलिड हम उस मैटर, मतलब मैटर का एक ऐसा पार्ट, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड मैटर का ही एक ऐसा पार्ट है, मतलब एक ऐसा पार्ट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो उस टाइप के मैटर को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के मैटर को हम सॉलिड बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो कुछ नया एग्जांपल, जैसे कि तुम्हारे आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हो, वायर, वॉल, मोबाइल, क्या हुआ, टेबल, हाँ हाँ क्या, हाँ प्लांट के कोई पार्ट लेते हैं वो तो होगा। चलो टेबल, स्टैंड, ऐसे चीजें, बस ऐसे ETC कर देना, ठीक ठीक, ये सब चीजें, ये सब चीजें क्या क्या, ट्री किस में आएगा, सॉलिड में आ जाएगी। ट्री अगर हम एक पार्ट लें तो वो क्या सॉलिड नहीं है जी। अगर मानो हमने इतना पार्ट काट लिया तो ये सॉलिड नहीं है जी, ये बिल्कुल सॉलिड है। हम उस पर्टिकुलर टाइम पर लेना है, ऐसा थोड़ी कि ऐसे जिंदगी भर देखना है कि बढ़ता रहा जिसका मतलब फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं। हम एक पर्टिकुलर गए किसी को लिवा करके, देखो ये सॉलिड है, तो अब जिस समय उसको दिखा रहे उस समय थोड़ी बढ़ गया वो, उस समय तो वैसा ही है ना। तो कुछ सेकंड के लिए, वो कुछ सेकंड के लिए हम कहना चाह रहे हैं उसको, तो वो सही है। अब इसकी हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, सुनो इसकी मेन पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच का, लो ये सही है। कंप्रेस्ड मच का मतलब है कि सॉलिड को हम दबा करके ज्यादा नहीं दबा सकते। देखो कंप्रेस्ड का मतलब समझ रहे हो, कंप्रेस्ड का मतलब होता है कि वॉल्यूम को कम कर देना, वॉल्यूम को कम कर देना मतलब जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारे से हवा निकाल, गुब्बारे का मतलब गुब्बारा फूला हुआ है, तो अगर गुब्बारा फूला हुआ तो इतना बड़ा वॉल्यूम है उसका, लेकिन अगर जैसे उसमें से हवा निकालते जाओगे गुब्बारे का वॉल्यूम क्या होगा, छोटा होता जाएगा ना, तो ऐसे छोटा होता जाएगा। तो इसको हम कंप्रेस एक तरह से हल्का कंप्रेस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें एक एग्जांपल बताना है कि यहाँ इस फिनोमेना को हम कंप्रेशन बोल सकते हैं कि गुब्बारा के वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो वैसे ही तो हम सॉलिड के वॉल्यूम को ज्यादा अगर है तो उसकी वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। देखो कंप्रेस्ड मच मतलब ज्यादा नहीं कम कर सकते, कम कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कम नहीं कर सकते, समझ रहे हो, एग्जाम्पल समझ रही है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, वो भी कुछ सॉलिड कंप्रेस होती है कुछ नहीं होती है। जैसे कि मान लो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा, अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लो ईंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, अगर मान लो लकड़ी हो गया, लकड़ी को हम क्या उसकी दबा करके उसके वॉल्यूम को कम कर पाएंगे, नहीं कम कर पाएंगे। और वहीं पर अगर हम देख लें कोई मोम देख लें तो भी इसको वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते, लेकिन हल्का सा दबा करके दबा सकते हैं ना उसे, हल्का क्या, हाँ एक क्लॉथ जैसे ये भी है, देखो दबा करके किसी के वॉल्यूम को हमने कम, देखो वॉल्यूम इतना बड़ा था ऐसे क्या, वही वाला, देखो हमने वॉल्यूम को कम कर दिया, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको देखो ऐसे नहीं कि पूरा हमने एकदम कंप्रेस ज्यादा पूरा कंप्रेस कर दिया, यानी कि इसका जो वॉल्यूम एकदम कम कर दिया दबा करके, ऐसा नहीं होने वाला, समझ रहे हो। और इसकी शेप को भी हम चेंज कर दे रहे हैं ना, लेकिन हम शेप देखो हमने बोला ना कि शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होनी चाहिए, कब, जब तक कि कोई इस पर विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। और क्या प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ये तो सब जानते हैं यदि, सॉलिड कैन नॉट फ्लो,
क्या सॉलिड बह सकता है जी? ऐसे बह नहीं सकता, यानी कि गिराने पर वो धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ने वाला। अच्छा देखो, बहने का मतलब समझते हो ना? बहने का मतलब ये कि ऐसे मान लो ये है, हमने यहाँ पर एक रेन वाटर मतलब खूब ऐसे ज़्यादा पानी गिरा दिया, तो यहाँ से पानी क्या कैसे बहता चला जाएगा ना? हाँ क्या? अरे यार वही बात करते हो, ना बहता है जी, उसका वॉल्यूम कम होता है। बहने का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब है कि फ्लो का ये मतलब है कि उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता रहा, उस पर्टिकुलर जगह पर उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता रहा। तो नाव का वॉल्यूम क्या घटता है? ऐसा थोड़ी यहाँ पर गया तो नाव 10 किलो का था, उधर गया तो नाव 5 किलो का होता है, फिर यहाँ पे नाव कम होता रहेगा, ऐसा होगा जी? ऐसा नहीं होने वाला। देखो फ्लो का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स बहे, उसके पार्टिकल्स मूव करे बहुत तेजी से। इसके पार्टिकल्स कहाँ मूव करते हैं ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा और हम डीपली बात कर लेते हैं। देखो इसके पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मूव वेरी स्लोली। वेरी स्लोली मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, वो मूव नहीं करते। अभी ये चीज़ें ना अभी आगे समझ में आएंगी जब हम डिफ्यूजन अभी पढ़ाएंगे ना इस टॉपिक के बाद, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम कुछ पढ़ा लेंगे, उसके बाद तब डिफ्यूजन आएगा। तो डिफ्यूजन में बताएंगे कि ये मतलब इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं कैसे नहीं करते हैं, कैसे पता चलता है कि मूव करते हैं कि नहीं करते। तो इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते, बहुत मतलब मूव करते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। बहुत धीरे धीरे मूव करने का मतलब ये है कि इसको ऐसे समझ लो जैसे कि वही हम एक एग्जांपल साथ दिए होंगे कि मान लो कि एक ऐसे तुम्हारे पास बर्फ है, बर्फ का एक टुकड़ा, ठीक है, उस पर तुम ऐसे इंक गिराओगे, तो अगर इंक गिराओगे तो क्या बर्फ जो इंक है उस पूरे बर्फ के अंदर पूरा चला जाएगा? नहीं जाएगा ना, उसके ऊपर ही रह जाएगा, उसके बाद उसको निकालोगे तो आराम से नीचे निकल जाएगा। लेकिन अगर पानी है, लिक्विड है, अगर लिक्विड में अगर उस पानी में मान लो एक बाल्टी पानी है, उसमें अगर तुम इंक गिराओगे तो पूरा इंक क्या होगा? बाल्टी में फैल जाएगा ना उस पानी में। तो कैसे? यानी कि उसके पार्टिकल्स जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करना है, लेकिन वही सॉलिड के पार्टिकल्स तेजी से मूव नहीं करते हैं। क्या बर्फ सॉलिड होता है जी? कैसी बातें करते हैं? बर्फ मतलब क्या? अगर हम आइस की बात करें तो आइस किस फॉर्म में? कंडेंस फॉर्म में ना, तो जमा फॉर्म में, तो एक तरह से सॉलिड तो है। और इसकी प्रॉपर्टी क्यों जानता है? और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, मतलब इसकी डेंसिटी हाई होती है किसके कंपेरिजन में? लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में। समझ रहे हो? लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में इसकी जो क्या होती है डेंसिटी, वो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब उस बार डेंसिटी समझ पाए थे? अब समझ गए? तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है कि मान लो कि हमने बोला था ना कि ये मान लो एक ऐसा बॉक्स है, समझ लो एक ऐसे डब्बा है, हालांकि गेंद शेप का ऐसे खोखला डब्बा ऐसे समझ लो, ठीक है। तुमने इसमें कुछ और मतलब इसमें कुछ अलग अलग सामान ऐसे रख दिया, कुछ अलग अलग पार्टिकल्स रख दिए, अब पता नहीं क्या रखे हो, ठीक है ना। हमने कुछ इसमें उसको मतलब भर दिया, भरने के बाद हम इसका वेट निकाल दिए, मास निकाल रहे हैं। इसका मास देख रहे हैं, इसका मास 10 kg आ गया, इसका मास कितना आ गया? 8 kg आ गया, और इसका मास कितना आया? 7 kg आ गया। दोनों का शेप देखो, सबका शेप सेम है, मतलब इन सबका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सेम है, याद रखना, ये वॉल्यूम सबका सेम है, वॉल्यूम सेम है। और ये देखो ये पूरा सबके सब भरे हुए ना, सबके सब पूरा भरे हुए। तो भाई ये 10 kg का, ये 8 kg का, ये 7 kg का है। इसका मतलब क्या? मान लो इन सब में कोई चीज भरा हो, मान लो भूसा भरा हो, बहुत बड़े बड़े बॉक्स है, जूम कर रहा हूं कि इसमें भूसा भरा, इसमें बहुत हल्का भूसा भरा होगा, इसमें थोड़ा और छान के भरा होगा, इसमें और दबा के भरा गया होगा, वो चीज है ना। तो दबा के, अच्छा दबा के जब भरोगे तो नंबर, यानी कि भूसा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल जैसे यही पार्टिकल्स ऐसे होते हैं ना भूसे के पार्टिकल, तो इसमें ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें उससे कम होंगे। तो इसमें सॉलिड होने का मतलब है कि भाई इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, तो इस एक तरह से इसकी डेंसिटी हाई होगी कि नहीं होगी? तो इसकी इन तीनों के कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी क्या है? हाई है। उसी तरीके से इसमें है। इसमें जानते हो, इसमें तुम याद करो, अगर आगे बताया जाएगा कि 1 लीटर पारा समझते हो? मरकरी, 1 लीटर मरकरी पारा होता है। जैसे सुने थर्मामीटर में, पहले जो थर्मामीटर नहीं था, अब तो इलेक्ट्रिक वाला चल गया ना, हाँ जो चमकता है वो अभी जनरली नहीं देख पाओगे, इधर लैब में साथ मिलेगा, केमिस्ट्री लैब में दिखाया जाएगा थर्मामीटर में। हाँ तो है, तो हम भी कह रहे हैं, जो पहले आता था अब नहीं, अब तो थर्मामीटर में इलेक्ट्रिक वाला चल गया ना ऐसे,
वो सब बताते हैं। तो वो जो उसमें जो मतलब वो जो थर्मामीटर आता था पहले, उसमें जो पारा पड़ता था वही पारा। अगर 1 लीटर हम मरकरी ले लें, अच्छा 1 लीटर मिल्क ले लो, यादव जी बताओ 1 लीटर मिल्क कितना कितना अगर उसको तौलो तो कितना आएगा, बोलो 1 लीटर दूध तौलोगे कितना आएगा, 1000 ग्राम आएगा। मतलब जनरली माना था 1000 ग्राम। हमारी देखो हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में ऐसा माना था कि जितना लीटर उतना ग्राम होता है, लेकिन सब जगह नहीं, सिर्फ पानी के लिए कवरेज में होता, ज़्यादा भी होता है। हमने तो सुना 900 ग्राम का भी होता है ऐसा, वही 1 लीटर में। लेकिन अगर वही 1 लीटर मरकरी तुम रख लो, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, अगर 1 लीटर मरकरी रख लोगे ना, 1 लीटर मरकरी का वेट 13.7 kg होता है, 13.5 kg कैसे कुछ होता है, इतना kg का होता है एक हाँ लिक्विड, मरकरी लिक्विड होता है, हाँ उसमें भी लिक्विड रहता है, हाँ यानी कि वो 1 लीटर मरकरी का अगर उठाओगे तो 13 किलो वजन, 13.5 किलो वजन आएगा उसका। तो इसकी डेंसिटी हाई कितनी है और इसकी डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी हाई मतलब इसके कम जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ें भर दी गई हैं, वो चीज़ें होती हैं, और यहाँ बहुत कम है। तो समझ गया डेंसिटी कुछ। चलो तो और कोई प्रॉपर्टी बता देगा इसमें, बस इतना बता दें। हाँ इसमें थोड़ा हम बता दें ना, इसमें जो फिगर बना के समझाया गया था सब कुछ बता देते हैं। चलो ये अभी सबको इसको लिक्विड को भी छोड़ते हैं, पहले इसके सॉलिड के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। सॉलिड देखो हम एक ऐसे अज्यूम कर लें कि कोई चीज़ है, कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में नहीं लकड़ी समझ लो, इसके पार्टिकल्स की हम गणना कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब पार्टिकल्स इसके इतने बड़े बड़े हैं, हमने कितने एक्स से जूम किया इसे, 1000 मल्टीपल्स 1000 इंटू से इसे जूम कर दिया, इसके पार्टिकल्स इतना बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना इसे। ओके तो हमने बोला था कि हर पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है। तो देखो ये स्पेस इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, नाम से देखो कन्फर्म है। इंट्रा मतलब अंदर होता है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के, स्पेस मतलब जगह। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जगह होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और जो ये भाई यही तो हमारी क्या है, यही तो हमारे मॉलिक्यूल्स है ना, यही तो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके ये इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है और ये मॉलिक्यूल्स। देखो अब इसमें किसी भी सॉलिड में जितना ज़्यादा जगह रहेगा, जितना ज़्यादा क्या रहेगा स्पेस रहेगा, उसकी डेंसिटी उतनी कम होती है ना, उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। भाई अब अगर इसी में हम थोड़ा सा अगर और पास रखेंगे तो क्या पता 1-2 और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ से समझ सकते हो कि कोई भी सॉलिड, किसी भी सॉलिड में अगर उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है तो वो ज़्यादा डेंस होगा कि कम डेंस होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ना। ये समझ पा रहे हो, यानी कि यहाँ से कई चीज़ें अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को हम बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा, बोलो। तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी ना। अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा देंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी घट जाएगी, उसकी डेंसिटी घट जाएगी। घटने का मतलब क्या, एरो नीचे, एरो ऊपर का मतलब क्या है बढ़ना, और एरो नीचे का मतलब घटना। तो अगर कोई भी सॉलिड अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा देते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। और इसी के जस्ट उल्टा, यानी कि अगर ऐसे इसको तो हम ऐसे प्रोपोर्शनल समझते हो, प्रोपोर्शनल का भी नाम सुने हो, ऐसे बोले थे ना कि जब तुम बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताया गया था जी। अगर इसके डायरेक्ट देखो, इसका मतलब है कि इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, लेकिन अच्छा डायरेक्टली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी बताओ। इनवर्सली है ना, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको 1/, में करना चाहिए, उसे छोड़ दो, ऐसे समझ लो शॉर्ट लैंग्वेज में, नहीं तो समझने में ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सॉलिड में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अगर स्पेस को हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। इसी का जस्ट उल्टा, मतलब अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम कर दे रहा है, कम करने का मतलब क्या, जैसे मान लो यही रूम है, इस रूम में अगर तुम सबको बहुत ज़्यादा पास रखेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चा रहेगी ना,
अगर तुम लोग को दूर दूर करेंगे तो क्या होगा, बहुत कम बच्चे आएंगे, तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना। सर वो है कपड़ा है, अगर उसको भिगा देंगे मतलब तो उसके वो स्पेस कम हो जाएगा, तो हाँ। उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। हाँ अगर उसे सुखा देंगे तो वही चीज़ है। अभी आगे भाई उसी की बात करेंगे आगे। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को हमने कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। अगर ज़्यादा कम कर देंगे, कम करने का मतलब क्या है कि चीज़ों को पास पास रख देना ना। अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा पास बैठा देंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे ना, तो यानी कि उसकी तो डेंसिटी क्या होगी, हाँ तो डेंसिटी बढ़ सकती है। तो अब देखो, अब कोई भी सॉलिड तुम्हें कम डेंस लगे ना, इसका मतलब समझ लो क्या होगा, उसके बीच जो, हाँ उनके बीच जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है। कोई भी चीज़ देख लो, अगर मान लो कि हम लकड़ी की बात करें, एक लकड़ी की बात करते हैं और एक लोहे की बात कर लेते हैं, तो लकड़ी और लोहे में बताओ कौन किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लोहे की। भाई अगर एक्चुअल में दोनों का वजन करो तो भी कौन ज़्यादा आएगा, लोहा ज़्यादा आएगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि लोहे के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है, तभी तो उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है। और अगर वहीं देखें तो अगर लकड़ी में देखें तो लकड़ी में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से डेंसिटी क्या होती है, कम। और डेंसिटी, अच्छा बताओ स्पेस कम होगा, जानते हो पानी से कौन कौन चीज़ें भीग जाएंगी, पानी से वही चीज़ें भीगती हैं जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अच्छा बताओ अगर हम लकड़ी और पानी को दोनों को उसे पानी में डूबे देंगे तो कौन भीग जाएगा, कौन भीगने का मतलब है कि अंदर तक पानी चला जाएगा, किस में जाएगा, लकड़ी में जाएगा ना, एज कम्पेयर टू आयरन। अगर हम लोहे में देखें तो लोहे के अंदर थोड़ी जाएगा, लेकिन लकड़ी के अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है क्या, वो ज़्यादा है। भाई जब पानी जाएगा कहाँ जी, जब जगह कहीं रहेगा तभी तो जाएगा। तो जब ये देखो ये जगह है, देखो ये सब स्पेस है ना, ये तो यही स्पेस है, तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन्हीं स्पेस में आकर के भर जाते हैं, तो हमें लगता है कि लकड़ी भीग चुकी है। उसी तरह से हमारे कपड़े में, कपड़ा क्यों भीगता है जी, क्योंकि इनके भी जो स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, इतना स्पेस कभी ज़्यादा था कि आर पार दिखाई देता है, वो सही है। तो समझ गए ना इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस और डेंसिटी में क्या एक तरह से रिलेशन है। ओके और चीज देखो, और यहाँ थोड़ा न्यूटन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, लेकिन वो अभी तो अब देखो यहाँ थोड़ी बात करते हैं ना, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में आ जाते हैं, वो थोड़ा न्यूटन सर आ जाते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं समझो। बस इतना समझो कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, मतलब जगह क्या है, ज़्यादा है, यानी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है ना। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, भाई उनके बीच स्पेस कम होगा ना, स्पेस कम करे, स्पेस ज़्यादा होगा। जब स्पेस ज़्यादा होगा तो इनमें ज़्यादा रिलेशन होंगे क्या, नहीं। जब दूरियां ज़्यादा होंगी तो कहाँ ज़्यादा अच्छे से रिलेशन बन पाएंगे। तो आज का वही होता है ना कि जो रिश्तेदार बहुत ज़्यादा दूर के होते हैं तो उनसे उतने अच्छे संबंध नहीं होते ना, और जो रिश्तेदार थोड़े नज़दीक के होते हैं उनसे क्या होते हैं, संबंध अच्छे होते हैं। हाँ मोबाइल का ज़माना है, अगर मतलब ऐसे जनरली बात करो, क्या पता कहीं मारपीट हो गया तुरंत वहीं पहुँच जाएंगे ना, लेकिन दूर वाले कहाँ आने वाले हैं, मोबाइल में भी मार देंगे। देखो तो कहने का मतलब है कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, मतलब उन अगर पार्टिकल्स के बीच में जगह ज़्यादा है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। देखो अभी बता रहे हैं ये क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मतलब यह है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कितनी मजबूती से बंधे हुए, खींचे हुए एक दूसरे की तरफ। तो अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो बहुत कम फोर्स से खींचे होंगे ना। तो कहने का यही मतलब है कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। ये समझ पा रहे हो, एरो नीचे मतलब कम होगा। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम है, यानी कि बहुत नज़दीक पार्टिकल है, यानी तो पार्टिकल्स बहुत नज़दीक है, यानी कि दो घनिष्ठ मित्र हैं, तो इनमें फोर्स क्या होगा, फोर्स ज़्यादा मतलब कि दोस्ती बहुत गहरी होगी ना, तो दोस्ती गहरी, उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, तो यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बोलो, ज़्यादा होगा। ये समझ पा रहे हो, ये पूरी सॉलिड के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होंगी तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। अच्छा सब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो अगर स्पेस ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, अगर स्पेस कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी।
अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, अगर स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। समझ पा रहे हो? नोट कर लो। लिक्विड की बात करते नहीं। लिक्विड बताओ क्या होता है? लिक्विड एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिसका शेप क्या होता है? शेप अनफिक्स्ड होता है ना। अनफिक्स्ड मतलब जब चाहे तब बदल देगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि अगर 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध हम बाल्टी में रखेंगे तो वॉल्यूम कुछ और हो गया, अगर किसी और मान लो किसी और बर्तन में रखे तो वॉल्यूम अलग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, उसका शेप अलग अलग होगा लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर हो, नहीं तो कम होता जाएगा ना। क्या हुआ? हाँ, वेरिएबल। अनफिक्स्ड, इसका अनफिक्स्ड मतलब वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हमेशा चेंज करता रहता है। ये खास ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। थोड़ा कम होगा नहीं तो हम ऐसे थोड़ा नहीं कम करेंगे ना। हाँ, तो हम नहीं बचाना चाहेंगे, हम ये कह रहे हैं ऐसी चीज़ें। देखो दी सुनो, लिक्विड एक ऐसा मैटर होता है जिसका शेप क्या हो। लिक्विड देखो, लिक्विड के अंतर्गत उस टाइप के मैटर आते हैं, यानी कि लिक्विड के अंतर्गत उस टाइप के मैटर आते हैं जिनका शेप क्या होता है? वेरिएबल, यानी कि अनफिक्स्ड होता है, फिक्स नहीं होता है। और जिनका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब क्यों बताया ना कि अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा हमेशा, लेकिन उसका शेप फिक्स हो, शेप क्या होगा? वेरिएबल रहेगा ना। यानी कि किसी और पार्ट में, मतलब किसी और टाइप के पॉट्स में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे तो उसका शेप, मान लो ग्लास में रख दे तो उसका शेप कैसा होगा? ग्लास क्यों रहेगा। अगर किसी बाल्टी में रख दे तो शेप कैसा हो रहेगा? बाल्टी जैसा हो जाएगा।